क्वेश्चन देखिए, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट ए बी सी। ओके, देखो ए बी सी में ये थ्योरी फॉर्म में आपको नहीं दे रहा है, इसने साफ आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म बना रखी है। ए बी सी 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है एंड सेल्स इन 2 मार्केट्स, 2 मार्केट में वो सेल कर रहा है, मार्केट 1 और मार्केट 2। मार्केट को हमने रो बनाया है और प्रोडक्ट को हमने कॉलम में अरेंज किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट इफ सेल प्राइस ऑफ ए बी सी गिवन। देखो सेल प्राइस गिवन है, प्राइस को हम कॉलम में और रो में किसी में भी अरेंज कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है हमारे प्राइस जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट से तो वो कहाँ फिट बैठेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करना होता है। ओके, मैंने इसको कॉलम मैट्रिक्स बना लिया। ओके, ये प्राइसेस हैं। उसके बाद हमारे पास निकालना है क्या, हमें टोटल रिवेन्यू आपको निकालनी है। ये प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट है, ये प्राइस ऑफ बी प्रोडक्ट है और ये प्राइस ऑफ सी प्रोडक्ट है। टोटल रिवेन्यू आपको फाइंड आउट करना है। टोटल रिवेन्यू आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, कि जितने वो प्राइस चार्ज कर रहा है और जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो आउटपुट के लिए आपके पास प्रोडक्शन का डाटा ये गिवन है इस टेबल में। प्रोडक्शन का डाटा उठाइए यहाँ से। फर्स्ट है आपके पास 4000, देन 18000, देन 20000। ओके, 20000 है, ठीक है। देन 12000, नेक्स्ट इज 5000, नेक्स्ट इज 3000। ओके, इसको आपने प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। प्राइस क्या है, 2, 1.5, 1.25। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आपको पहले ही इस चीज़ की नॉलेज है कि हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब हम मल्टीप्लाई करें, देखो इसमें हमारे 3 एलिमेंट है, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है और ये आउटपुट है ए का, ये आउटपुट है बी का और ये आउटपुट है सी का। इधर भी देखिए, ये प्राइस है ए का, ये प्राइस है बी का और ये प्राइस है सी का। अगर हमारा सिस्टमेटिक जा रहा है तो हमारे ए की अमाउंट या ए का प्रोडक्शन जो है, जितनी भी ए की प्रोडक्शन यूनिट दे रखी है 4000, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, ए के प्राइस के साथ। और बी का जो प्रोडक्शन गिवन है 18000, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, बी के प्राइस के साथ 1.5। और रूल हमारा हमें पता ही है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट कीजिए, फर्स्ट आपका आ जाएगा 4000 को 2 से करना है आपको, यानी आपके पास 8000। यस, ए के प्राइस को मैंने ए के आउटपुट के साथ ही मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 18000 को अब 1.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो ये बी का आउटपुट है और बी के प्राइस मीन्स ठीक जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 27,000, ठीक है। प्लस अब 20,000 को 1.25 से मल्टीप्लाई करना है। ऑब्वियसली ये सी का आउटपुट है और ये सी के प्राइस है, मीन्स सिस्टमेटिकली हमारा जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास 25,000। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सेकेंड रो को कीजिए, ये किसका आ गया, टोटल रेवेन्यू मार्केट 1 की। अब मार्केट 2 की निकालनी है। मार्केट 2, 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24,000 प्लस 5,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया आपके पास 75,000। ये 75,000 नहीं आएगा बच्चे, 5,000 है ना, ये 7,500 आएगा। ओके, प्लस अब सीधा सा देखो, देखो 5,000 को 1 से करेंगे 5,000 और ये 0.5 का मतलब है उसका हाफ, यानी 2,500। और ये है 3,000, 3,000 को करेंगे हम 1.25 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,750। डाउट होता है तो थोड़ा सा हम करके देख सकते हैं, 1.25 को, जीरो का तो कोई डाउट ही नहीं, 1.25 को 3 से कर लो, 75 और 3, 3,750। ओके, चलो अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए।
तो ये फर्स्ट मार्केट की रिवेन्यू मिलेगी हमें, ये सेकंड मार्केट की रिवेन्यू मिलेगी। कैलकुलेशन करके बताइए जरा मुझे कितना आएगा। 60,000, 60,000, 35,250. 35,250। ओके, ये मार्केट फर्स्ट की रिवेन्यू है 60,000 और मार्केट सेकंड की रिवेन्यू है 35,250। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया है, अब हटते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट, फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट। अब आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। तो जो ग्रोस प्रॉफिट होता है हमारा, वो होता है टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रिवेन्यू आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो, ये आपके पास टोटल रिवेन्यू आ चुका है। अब निकालना है आपने टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम अब कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हमें कॉस्ट गिवन है, यूनिट कॉस्ट फॉर ए बी सी इज गिवन। ओके, तो इसको अरेंज कर लेते हैं हम। कॉस्ट जो आपकी गिवन है प्रोडक्ट वाइज ए बी सी, कॉस्ट आपके पास गिवन है 1.8, 1 और 0.8। ओके, तो ये कॉस्ट का डाटा है, मैंने इसको एक कॉलम मैट्रिक्स में अरेंज कर लिया। कॉलम में जाएगा कि रो में जाएगा वो हम देख लेंगे। तो टोटल कॉस्ट निकालिए। टोटल कॉस्ट मुझे क्या करना, आउटपुट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, आउटपुट का डाटा हमारे पास ये रहा। चलो, ओके, ये आ गया हमारे पास आउटपुट। कॉस्ट को भी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉस्ट 1.8, 1 और 0.8। चलो, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए 4,000 इंटू 1.8, ये आ गया आपके पास 18 4 जा 72,000 प्लस 18,000 इंटू 1 यानी 18,000। देखो ए है, ये ए का आउटपुट है और ये ए की कॉस्ट है, ये ए की कॉस्ट है, ये बी की कॉस्ट है, ये सी की कॉस्ट है। सिस्टमेटिकली ठीक जा रहा है, तो मीन्स हमें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20,000 इंटू 0.8 यानी 16, 2 8 जा 16 और हमारी एक जीरो कम हो जाएगी। ठीक है, 16,000 ये आ गया आपके पास फर्स्ट मार्केट की टोटल, फर्स्ट की। और सेकंड का अब 12,000 इंटू 1.8, ये आ गया आपके पास 21,000। 5,000 इंटू 1 यानी अगेन अब आपका 5,000 ही आ जाएगा, प्लस 3,000 इंटू 0.8, 8 3 जा 24, 2400। ओके, कैलकुलेशन कीजिए। 72, 18 और 41,200. 41,200। 1,200. ओके, नेक्स्ट। 29,000. नेक्स्ट इज 29,000। ओके, ये सारा हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्रोस प्रॉफिट, इसको कॉपी करके नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सेकेंड रुको। जो टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट आई है उसको मैं कॉपी कर रही हूँ नेक्स्ट पेज पर। ओके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये टोटल रिवेन्यू थी और ये हमारी टोटल कॉस्ट थी। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा होता है टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रिवेन्यू हमारे पास है 41,200 और 29,000। ओके, इसमें से आपको माइनस क्या करना है, कॉस्ट। कॉस्ट क्या आपके पास, सॉरी, टोटल रिवेन्यू पहले लिखना है, टोटल कॉस्ट को मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है, हमारे पास टोटल रिवेन्यू नहीं, ये टोटल कॉस्ट है। ओके, टोटल रिवेन्यू का अलग है 60,000 और
41,250। टोटल कॉस्ट लिखिए अब, टोटल कॉस्ट है 41,200, 200 और 29,000। डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। 18,800 18,800। ओके 6250 ये हो गया 750 और आपके पास नो 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 750 नहीं 250, 6250 250 और 6250। तो ये ग्रोस प्रॉफिट ऑफ मार्केट फर्स्ट इज 18,800 रुपीज एंड ग्रोस प्रॉफिट ऑफ मार्केट सेकंड इज 6,250 रुपीज। ओके रुपीज में होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया ग्रोस प्रॉफिट का डाटा। मींस इस क्वेश्चन में आपके पास क्या होना चाहिए था, आपको नॉलेज होनी चाहिए थी कि टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। थोड़े से फॉर्मूले, थोड़ी सी जरूरत पड़ती है हमें इकोनॉमिक्स की, वो आप इन सम्स को करोगे उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट का हमें डिफरेंस कि ग्रोस प्रॉफिट होता है वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीकली प्रोडक्शन फिगर गिवन है आपको मोटर कॉर्पोरेशन की, हैविंग टू टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। ठीक है और ये जो प्रोडक्शन गिवन है ये वीकली प्रोडक्शन गिवन है बच्चे। ठीक है कॉर्पोरेशन और जो फैक्ट्री ए है वो बसेस का प्रोडक्शन करती है 20 यूनिट्स वीक में, और जो फैक्ट्री बी है वो बसेस का कितना प्रोडक्शन करती है 30 यूनिट्स एक वीक में। तो फैक्ट्री ए ट्रक्स का प्रोडक्शन है 40 यूनिट्स है इन अ वीक, और फैक्ट्री बी में ट्रक्स का प्रोडक्शन कितना है 10 यूनिट्स इन अ वीक। अब ये क्या कह रहा है, कॉर्पोरेशन हैज 5 ए टाइप फैक्ट्री। अब इसने अमाउंट मींस यूनिट्स दे दी, कितनी यूनिट्स आपके पास है। ये कह रहा है कि ए टाइप की फैक्ट्री है वो 5 है और जो बी टाइप की फैक्ट्री है 7 है। देखो ए फैक्ट्री होती तो हमें पता ना, ए फैक्ट्री जो ए टाइप की फैक्ट्री है वो 20 बस का प्रोडक्शन करती है, लेकिन ये क्या कहता है ऐसी ऐसी उसके पास 5 फैक्ट्री हैं। ठीक है तो एक वीक में 20 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे 100 यूनिट प्रोड्यूस हो गई बसेस की। तो टोटल यूनिट्स गिवन है आपको, यूनिट्स ऑफ फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज का नंबर गिवन है आपको, और यहां पर फैक्ट्रीज कितना प्रोडक्शन करती है वो गिवन है आपको। बसेस एंड ट्रक सेल इट। ओके ये प्राइसेस गिवन है आपको। प्राइसेस क्या है, बसेस और ट्रक, बसेस को मैं बी से डिनोट कर रही हूँ और ट्रक्स को टी से। प्राइसेस क्या है 50,000 और आपके ट्रक्स के प्राइसेस हैं 40,000। देन प्राइसेस का डाटा हमने लिख लिया, यूनिट्स हैं फैक्ट्रीज की वो हमने लिख लिया। पूछ क्या रखा है, एस्टिमेट द टोटल वीकली प्रोडक्शन ऑफ बसेस एंड ट्रक्स। अब आपको बसेस और ट्रक्स का टोटल वीकली प्रोडक्शन निकालना है। ठीक है पहले स्टेप में एस्टिमेट द टोटल वीकली प्रोडक्शन ऑफ बसेस एंड ट्रक्स। ओके अब बच्चे अगर आपको पता हो आपके पास एक सिंगल फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है जो वीकली 50 यूनिट प्रोड्यूस करती है। ठीक है और एक फैक्ट्री होती और ऐसी आपके पास 4 फैक्ट्री हो तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना। मींस क्या करना पड़ेगा आपको, जो इनका प्रोडक्शन का डाटा है उसको नंबर ऑफ फैक्ट्रीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्शन के डाटा को, तभी तो टोटल प्रोडक्शन निकलेगा। ठीक है तो टोटल वीकली प्रोडक्शन के लिए टोटल, हाँ वीकली पूछा है, टोटल वीकली प्रोडक्शन पूछा है और वीकली का ही डाटा गिवन है। अगर ये 1 डे का पूछते तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देते। तो वीकली प्रोडक्शन का डाटा है तो वीकली प्रोडक्शन ही हमसे पूछा गया। टोटल वीकली प्रोडक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी यूनिट्स हैं प्रोडक्शन की उसको आप नंबर ऑफ फैक्ट्रीज से मल्टीप्लाई कर दोगे। फैक्ट्री ए, ये फैक्ट्री बी, ये बसेस, ये ट्रक्स। ओके 20, 40, 30, 10, इसको मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, यूनिट्स के साथ, जो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है आपके पास 5 और। अब मल्टीप्लाई करते टाइम देखो आपने मल्टीप्लिकेशन में ठीक है दोनों मैट्रिक्स को एक साथ लिख लिया, बट वो लॉजिकली सही जाना चाहिए। वो कैसे पता लगेगा,
अब आपको ये पता होना चाहिए जो 20 है बच्चे, ये क्या है, ये बसेस का प्रोडक्शन है फैक्ट्री ए में। फैक्ट्री ए में बसेस का प्रोडक्शन कितना है, 20। और जो ये 5 है, ये किसकी यूनिट गिवन है, ये ए टाइप की फैक्ट्री की है ना, तो ठीक है, बसेस का जो प्रोडक्शन है ए का, वो ए के नंबर्स के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 20 इंटू 5 100 आ गया, प्लस सेकंड देखिए 30 किसका प्रोडक्शन है, बसेस का प्रोडक्शन है फैक्ट्री बी। और ये 7 किसका नंबर है, यस नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बी है ना ये, तो ठीक जा रहा है 30 इंटू 7 210। ओके, देन ये ठीक गया तो नेक्स्ट भी ठीक जाएगा, तो ये ए का है, ये बी का, ए का और बी का नंबर्स हैं ये, 4 इंटू 5 200 प्लस 10 इंटू 70। ओके, आपके पास टोटल डाटा आ गया 310 और 270। ये टोटल वीकली प्रोडक्शन आपका आ चुका है, ठीक है। बसेस का ये है और ट्रक्स का ये है, आप अलग से लिख सकते हैं, बसेस प्रोडक्शन इज 310 यूनिट्स और ट्रक्स प्रोडक्शन 270 यूनिट्स वीकली। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या पूछा गया, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल्स प्रोड्यूस ईच वीक। मीन्स अब आपके पास, आपको पता है एक बस की वैल्यू क्या है 50,000, लेकिन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ बसेज निकालनी है तो नंबर ऑफ बसेज का जो प्रोडक्शन है उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ट्रक का प्राइस 40,000 है, तो जो जितना टोटल ट्रक का प्रोडक्शन है उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, कर लेते हैं फिर, तो मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे हम, मार्केट वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये हो चुका है हमारा। अब आपको निकालना है मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल्स। मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल्स के लिए आपको प्रोडक्शन को प्राइसेस से मल्टीप्लाई करना होगा, टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। चलो, प्रोडक्शन क्या है आपके पास 20 30 40 10, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है प्राइसेस से, प्राइसेस के मैट्रिक्स, इस सम से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, इसको बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। ओके, अब आपको पता है ना बच्चे, ये किसका प्रोडक्शन है, फैक्ट्री ए के द्वारा, ये फैक्ट्री बी का, ये किसका प्रोडक्शन है, जो फैक्ट्री ए और बी बसेस का कर रही है, और ये ट्रक्स का। ये प्राइसेस आपको पता है किसके, ये बी के हैं बसेस के, और ये ट्रक्स के। ओके, मैंने दोनों मैट्रिक्स को रख लिया है। अब आप देखो मल्टीप्लाई करो, मैं फर्स्ट किसका 20 जो यूनिट्स हैं वो किसकी है, बसेस का प्रोडक्शन है, ये किसका प्राइस है, बसेस का प्राइस है, ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं सेकंड पार्ट को करूंगी, ये किसका प्रोडक्शन है बच्चे, बसेस का, सॉरी फैक्ट्री बी का, ये किसका है, फैक्ट्री बी का बसेस का प्रोडक्शन है, जो फैक्ट्री बी द्वारा बस का प्रोडक्शन होता है। लेकिन ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या ये बसेस का प्राइस है, नो। अब बस के यूनिट है जो प्रोडक्शन की बी फैक्ट्री द्वारा, उसको ट्रक के प्राइस के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, लॉजिकली ठीक नहीं जा रहा है। यहाँ पर अगर बस का प्राइस यूनिट है तो यहाँ पर बस का ही प्राइस होना चाहिए था। तो अब देखो, मैं इसको चेंज कर लूं तो मेरी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी, मैं इसको कॉलम मैट्रिक्स से रो मैट्रिक्स बना लूं, कुछ इस तरीके से बना लूं, 50,000 और दूसरा हमारे पास है 40,000, तो अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि ए बी दो एलिमेंट है, लेकिन यहाँ कॉलम में सिंगल एलिमेंट होगा। तो मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट को कैसे चेंज करें, अब फर्स्ट का ना ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज लोगे तो क्या करोगे, ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, और बसेस यहाँ आ जाएगा, ट्रक्स यहाँ आ जाएगा। तो डाटा चेंज कर दिए, 20 30 और 40 और 10। ये बच्चे एग्जाम्पल है, लेकिन ये बुक में गलत है, ध्यान से समझ लो इस चीज़ को। तो अब यहाँ पर प्रोडक्शन
जो आपके पास प्राइसेस गिवन है, ये बस का, ये ट्रक्स का, ये मैं एज इट इज लिख रही हूँ। तो ये है 50,000 और ये है 40,000। अब मल्टीप्लाई करो, ये किसका प्रोडक्शन है आपका, ये बसेस का प्रोडक्शन है, और किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बस के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये प्रोडक्शन किसका है, ये ट्रक्स का प्रोडक्शन है, और किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ट्रक्स के साथ, जो ट्रक्स का प्राइसेस गिवन है उसी के साथ मल्टीप्लाई हुआ। मींस अब सिस्टमेटिक है, लॉजिकली ठीक जा रहा है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कीजिए मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 और 4 0 यहाँ है और 1 0 वहाँ है। नेक्स्ट 40 इंटू 40,000, 4 4 जा 60 और हमारे पास 5 0 आ जाएंगी। सेकंड में सेकंड रो को कीजिए अब, 3 5 जा 15 और 0 आएंगी 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 10 को 4 के साथ कर रहे हैं, 4 1 जा 4, 0 हो गई, टोटल 5, 1 2 3 4 5। ओके, डाटा को ऐड करके बताइए मुझे क्या आ रहा है। यहाँ पर आपके पास 5 जीरो हैं, यहाँ पर आपके पास 5 जीरो है, मीन 16 और 10 को करना है आपके पास, तो ये आपके पास आ गया 26, 0 0 0 0 0, 26 लाख। और इधर आपके पास यहाँ पर 5 जीरोज हैं, यहाँ पर भी 5 जीरोज है, तो ये आ गया आपके पास 19 लाख। ओके, एग्जाम्पल में ये गलत दिया हुआ है तो ध्यान से करना, लॉजिकली ठीक जाना चाहिए जैसे मैंने किया है। ओके, ये एग्जाम्पल में गलत है, मैं बार बार बता रही हूं आपको। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट सम पर चल रही हूं। चले, ये होगा क्वेश्चन जी हमने यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने ऊपर, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल प्रोड्यूस ईच वीक। हर हफ्ते हमने टोटल कितनी मार्केट वैल्यू की, तो ये तो टोटल हमें मार्केट पांचों फॉर्म वैल्यू की की निकालनी नहीं है। मार्केट वैल्यू क्या होता है बच्चे, अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो और आप मान लो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो या 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो और उसका प्राइस 50 रुपये है, तो उसका प्राइस को टोटल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, वो मार्केट वैल्यू होती है। उसकी मार्केट वैल्यू 5000 हो गई, तो वही तो हमने प्रोडक्शन को प्राइस से मल्टीप्लाई किया। मार्केट वैल्यू, उस कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, तो उस कॉरपोरेशन की मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू हमने निकाल दिया। इससे पहले हमने टोटल वीकली प्रोडक्शन निकाला था, प्रोडक्शन निकाल दी टोटल वीकली। अब वो वीक का ही पूछा ना, हर हफ्ते टोटल कितना आपने हाँ वो प्रोड्यूस इससे किया पहले उसकी वैल्यू हम कर निकाल। चुके, इससे फर्स्ट स्टेप में हम कर चुके हैं, वो हमने निकाल के रेज कर दिया है। आप रिकॉर्डिंग से देख लेना, ठीक है, एक बार रिपीट कर लेना। ओके बच्चे, ठीक है, पहले मैंने टोटली वीकली प्रोडक्शन ही निकाला था, उसमें मैंने टोटल प्रोडक्शन को नंबर ऑफ फैक्ट्रीज से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, कौन बोल रहा है, कोई नहीं, अरे नाम तो बताओ बच्चे मुझे, ताकि मैं आपको बोल सकूं नाम से। हो गया, चले, श्वेता श्वेता, यस मैम, क्लियर। ठीक है, क्लियर है ना। अगर नहीं हुआ तो एक बार रिकॉर्डिंग में देखना, मैंने करवाया है, वो मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, थोड़ा स्पेस का इशू था ना, मुझे स्टेटमेंट के नीचे ही करना था, तो इसलिए मैंने इरेज कर दिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देर आर टू फैमिलीज, फैमिली ए और फैमिली बी। देखो बच्चे, ये फुल्ली इकोनॉमिक एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स आपको बना नहीं रखी है, टोटल आपको बनानी है। कैसे अरेंज करते हो, किस डाटा को रो में रखते हो, किस डाटा को कॉलम में रखते हो, तो पूरा मैंने आपको दोनों ही बता दिया। कैसे भी रख लो, डाटा को रीड करो, मैट्रिक्स बनाओ, कैसे भी बना लो। स्टार्टिंग में दोबारा आपको डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसको रो और कॉलम में आप बाद में लॉजिकली सोचकर अरेंज कर सकते हो। यहां पर कह रहा है, इन फैमिली ए देर आर 2 men 3 women एंड 1 child। ओके, हम फैमिली को अरेंज कर लेते हैं, फैमिली ए, फैमिली बी
और फैमिली सी। तो यहाँ पर है मैन, वीमेन और चाइल्ड। ओके, मैन, वीमेन और चाइल्ड को हमने शॉर्ट में लिख लिया। तो डाटा क्या है, सॉरी फैमिली तो दो ही है ना हमारे पास, दो फैमिली का डाटा है। तो इन फैमिली ए देर आर 2 मैन। ओके, फैमिली ए में 2 मैन है, 3 वीमेन है, 1 चाइल्ड है। इन फैमिली बी देर आर 1 मैन, 2 वीमेन और 2 चिल्ड्रन। अरेंज कर लिया हमने। द रिकमेंडेड डेली अलाउंस फॉर कैलोरी इज, कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है और कैलोरी की हर किसी के लिए रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो जो रिक्वायरमेंट दे रखी है कैलोरीज और प्रोटीन्स की, वो थोड़ा अलग दे रखी है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, कैलोरीज और प्रोटीन की। तो वो किसके लिए अलग अलग है, मैन, वीमेन और चाइल्ड। कैलोरीज की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं पहले क्या है। अलाउंस फॉर, डेली अलाउंस फॉर कैलोरी इज, ओके, ये है 2400 फॉर मैन, वुमेन के लिए है 1900 और चाइल्ड के लिए है 1800। ठीक है। प्रोटीन, अब प्रोटीन की आ जाती है, मैन के लिए है 55 ग्राम्स, वीमेन के लिए है 45 और चाइल्ड के लिए है 33 ग्राम्स। ये डाटा गिवन है आपके पास। चलो, रिप्रेजेंट द अबो इंफॉर्मेशन बाय मैट्रिसेस। ओके, ये कह रहे हैं आपको इसको मैट्रिसेस फॉर्म में करना, ये ऑलरेडी हमने कर लिया। यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा कैलकुलेट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन फॉर ईच, फॉर 2 फैमिलीज। ओके, मीन्स देखो मैन, वीमेन और चाइल्ड के लिए अलग, चिल्ड्रन के लिए अलग डाटा गिवन है ना, किसी की रिक्वायरमेंट कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मेल को, जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है मेल की उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ फीमेल जो है उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट है जो फीमेल की उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमें टोटल रिक्वायरमेंट पता लगेगी ना। तो टोटल रिक्वायरमेंट के लिए हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। चलो लिख लेते हैं, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन। अंडरस्टूड सी बात है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ये है 2, पहले ये देखिए, अगर मैं इस मैट्रिक्स को पहले लिखती हूँ 2 1, इसमें कितनी रोज में कितने एलिमेंट है, फर्स्ट रो में एलिमेंट है 2 और इसमें कितने एलिमेंट है 3, वैसे ही गलत जा रहा है। दूसरा हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मैन को, जो मैन की रिक्वायरमेंट है कैलोरी और प्रोटीन की, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये डाटा नहीं लग रहा है ना आपको, देखो यहाँ पर 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ये ठीक है मैन का, लेकिन जब मैं 1 को इसके साथ करूंगी, लेकिन ये तो फैमिली बी का मैन का डाटा है ना, तो हम इसको ऐसे अरेंज नहीं कर सकते, मुझे इसको रीअरेंज करना होगा। तो रीअरेंज करके लिखिए, मैं रोज को कॉलम में ट्रांसपोज जो बोलते हैं मैं उस फॉर्म में करूंगी। तो यहाँ पर मैं फैमिली ए, यहाँ पर फैमिली बी, ये मैन, ये वीमेन और ये चिल्ड्रन, इसको अरेंज कर लेते हैं। डाटा क्या होगा, 2 1 3 2 1 2। ओके, अब सेकेंड मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। 2400 ये मैन का है, वीमेन का है 1900 और 1800 हमारा चिल्ड्रन का है। नेक्स्ट ये किसका है, कैलोरी का है। प्रोटीन का भी गिवन है 55 45 और 33। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो अब मेरे ख्याल से लॉजिकली ठीक जाना चाहिए। ये मैन का है, नंबर ऑफ मैन है इन फैमिली ए, तो मैन के कैलोरी रिक्वायरमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये विमेन का है 3, ये विमेन की कैलोरी रिक्वायरमेंट जो 1900 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। चिल्ड्रन की यूनिट है 1, तो यहाँ पर 1800 जो चिल्ड्रन की कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन्स अब हम लॉजिकली ठीक जा रहे हैं और सबका कैलोरी का ही आएगा, क्योंकि सबका एडिशन हो जाएगा तो कैलोरी की रिक्वायरमेंट आपकी आ जाएगी। तो कीजिए अब इसको, अब तो ईजी हो गया ना, अब आपके लिए काफ़ी ईजी हो गया। तो 2 इंटू 2400 यानी 4800 प्लस 3 इंटू 1900 5700 प्लस
1800। ये आ गया आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट, और किसका आया? फैमिली ए का। ओके, अभी हम ब्रैकेट नहीं लगा सकते, ये कैलोरी की आई है। तो अब नेक्स्ट प्रोटीन से। अब प्रोटीन में भी देखो, ये मैन का है, ये वीमेन का है, ये चिल्ड्रन का है। ओके, पहले मैन है, फिर वीमेन है, फिर चिल्ड्रन है। ठीक है, लॉजिकली भी ये भी ठीक जा रहा है। तो मल्टीप्लाई करो, 110 प्लस 135 प्लस 33। ओके, तो ये आ गया आपका कैलोरी का, और ये आ गया आपका प्रोटीन का। नेक्स्ट सेकेंड रो को कीजिए, 2400 प्लस 3800 प्लस 3600। नेक्स्ट 55 प्लस 90 प्लस 66। ओके, ये फैमिली ए का, तो ये फैमिली बी का है। एडिशन करके निकाल लो दोनों का, ये फैमिली ए का आएगा और ये फैमिली बी का आएगा। फैमिली ए का टोटल क्या आएगा? 0 0 9 8 7 16 23 0 0 3 123। नेक्स्ट इसका क्या आएगा? 3 8 8 278। नेक्स्ट आपका ये आ गया 211 एंड देन 9800। ओके, तो फैमिली ए की अब देखो कैलोरीज रिक्वायरमेंट किसकी? ऑफ फैमिली ए। फैमिली ए तो क्या है बच्चे आपका? ये वाली यूनिट 12300। अगर कैलोरी रिक्वायरमेंट हमें किसकी निकालनी है, क्योंकि देखो ये कैलोरीज है, ये हमारा प्रोटीन्स है, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट अगर हमें बी की निकालनी है तो वो क्या आएगी? 9800। और प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली ए इज 278 और प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली बी इज 211। ओके, डाटा हमारे पास जिसमें भी था उसी में, यहां पर ग्राम्स में था तो ग्राम्स में ही आएगा। ओके, तो ये किस में आएगा आपका डाटा? ग्राम्स में आएगा, क्योंकि ग्राम्स में ही आपके पास डाटा गिवन था, तो ये क्या आएगा? ग्राम्स में ही आएगा। ओके, कोई डाउट है तो बताइए। किसी के बोलने की आवाज आई थी मुझे नो थोड़ी सी भी। ओके, आगे चलते हैं फिर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ऑटोमोबाइल कंपनी यूजेस 3 टाइप ऑफ स्टील। 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए बच्चे। निश्चय क्या बोल रहा था बेटा? निश्चय बोलो। कुछ पूछना था? लोड क्या है? लोड्स sell them in smaller loads to ultimate consumer. Smaller loads means the smaller amount loads. Okay, an automobile company uses 3 type of steel. Okay, कोई प्रोडक्शन वो कर रही है ऑटोमोबाइल्स का, ऑटोमोबाइल कंपनी है तो ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन कर रही है, तो स्टील 3 टाइप की वो स्टील यूज करती है। एक इंफीरियर क्वालिटी की होगी, एक सुपीरियर क्वालिटी की, एक मीडियम क्वालिटी की, 3 टाइप की उसके पास स्टील है फॉर प्रोड्यूसिंग 3 टाइप्स ऑफ कार। ओके, जो वो कार का प्रोडक्शन कर रही है ना वो भी 3 टाइप की है, C1 C2 C3। स्टील रिक्वायरमेंट इन टन्स में आपके पास गिवन है फॉर ईच टाइप ऑफ कार, कि एक कार को बनाने के लिए कितनी, मींस C1 टाइप की कार को बनाने के लिए कितनी स्टील चाहिए, C2 टाइप की कार बनाने के लिए कितनी स्टील की रिक्वायरमेंट और C3 की कितनी रिक्वायरमेंट है, सबको आपको अलग अलग से गिवन है। तो ये क्या है? टोटल अवेलेबल स्टील फॉर ऑल द 3 मार्केट इज समराइज्ड। ओके, स्टील का डाटा भी गिवन है। यहां पर देखिए स्टील S1 S2 S3, ये क्वेश्चन ही है सारा, इसी फॉर्मेट में आपको गिवन है, तो मैंने अरेंज नहीं किया है। तो C1 में जो C1 कार है ना, उसमें अगर हम S1 टाइप की स्टील यूज करते हैं तो उसकी 2 यूनिट्स लगती है,
C2 में S1 की 3 और C3 कार प्रोडक्शन के लिए S1 स्टील की, जो स्टील की टाइप है ये S1 S2 S3, और C1 C2 कार की टाइप है, तो ये 4 यूनिट यूज करती है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि टोटल अवेलेबल स्टील है ना जो, वो 29 है। कौन सी? S1। एक मिनट के लिए मानो अगर ये 29 यूनिट मैं सारी C3 कार में यूज कर दूं, क्या C1 और C2 के प्रोडक्शन के लिए मेरे पास कोई स्टील अवेलेबल होगी? नहीं, वहां पर उसकी अवेलेबिलिटी 0 हो जाएगी C1 और C2 के लिए। अगर मैंने सारी S1 स्टील जो 29 यूनिट्स गिवन है हमारे पास, टन्स में गिवन है ये 29 टन्स, तो मैंने अगर सारा ही C3 कार के प्रोडक्शन में यूज कर लिया, तो उस केस में मैं C1 और C2 के प्रोडक्शन में S1 स्टील नहीं यूज कर सकती, मुझे S2 और S3 से काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अवेलेबिलिटी, अगर आप मानो किसी चीज, आपकी मान लो सैलरी 50,000 है, किसी की सैलरी, क्या वो 50,000 से ज्यादा खर्च कर सकता है? ये मत कहना कि मैडम वो बोरोइंग ले सकता है। ठीक है, अब ये लगाओ आपके घर में 1 किलो राइस है, 1 kg राइस है, आपके घर गेस्ट आ गए, आप मार्केट जाना नहीं चाहते, राइस लाना नहीं चाहते, तो क्या आप इस 1 किलो राइस के अलावा आपकी अमाउंट बढ़ सकती है? राइस को आप कैसे यूज करो, आप उसको फीके चावल बनाओ, आप उसकी खिचड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपको सिर्फ और सिर्फ कितना अवेलेबल है? राइस 1 किलो आपके पास अवेलेबल है। तो ये अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है, ये हमें बताती है कि S1 का जो प्रोडक्शन हम करेंगे, यूज करेंगे, या तो इसके इक्वल करेंगे या इससे लेस देन यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपके पास यहाँ 1 किलो राइस है, आप उसमें से ½ kg यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 500 ग्राम यूज कर लो, 500 ग्राम आपके पास बच गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि है ही आपके पास 1 किलो। तो यहां पर ये टोटल अवेलेबल स्टील दे रखी है ना जो, इसी से कई बार वो आपको मिनिमम दे देता है डाटा में, मिनिमम गिवन है तो उससे ज्यादा हो सकता है और उसके इक्वल हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। यहां पर मैक्सिमम दे रखा ना, अवेलेबल दे रखा है, तो अवेलेबल उससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो यहां पर केस क्या बनेगा? लेस देन का और इक्वल टू का बनेगा। ओके, तो कार का प्रोडक्शन C1 C2 C3 ले रहा है, हमें 1 2 3 बार में बार बार लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको XYZ दे लेते हैं नाम। C1 को हम X बोल लेते हैं, C2 को हम Y बोलते हैं, और C3 को हमने Z बोल लिया। ठीक है, तो अब इस चेंज के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो 2 यूनिट हमारी या 2 टन यूज हुआ X के प्रोडक्शन में, और 3 टन हमारा यूज हुआ Y के प्रोडक्शन में, टोटल यूनिट से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। देखो C2 में एक के लिए 3 टन यूज होता है ना, अगर मैंने Y यूनिट बनाई है तो मैं 3 into Y करूंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट में 4 into Z करेंगे, तब भी हमारा टोटल क्या होना चाहिए? या तो इसके इक्वल आना चाहिए या इससे लेस होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबल दे रखा ना हमें, कितना है? 29 टन दे रखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट कि मुझे इसके लिए 1 टन चाहिए ना S2 स्टील का X के प्रोडक्शन के लिए, जितनी मैं इसकी यूनिट प्रोड्यूस करूंगी मैं उससे इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं मान रही हूँ X यूनिट मैंने प्रोड्यूस की, इसकी हमने फिर 1Y प्लस 2Z, और ये लेस देन इक्वल टू होगा किसके? 13 की। ओके, नेक्स्ट 3X प्लस 2Y प्लस 1Z लेस देन इक्वल टू 16 की। ओके, ये हमने इक्वेशन फॉर्म, साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म में बनाने का इसकी कोशिश की है, बट साइमल्टेनियस इक्वेशन में तो हम इक्वल का साइन लेते हैं, क्यों? अब आप देखो, इकोनॉमिक्स में हम एक चीज यूज करते हैं, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज मींस आपके पास कोई भी रिसोर्सेज ना तो बचना चाहिए, ना मतलब अनयूज नहीं रहना चाहिए, और दूसरा उसका प्रॉपर एफिशिएंटली यूज होना चाहिए। अगर मैं इसको लेस देन ले लूंगी तो हो सकता है ना इसकी कुछ यूनिट बच जाए, तो इसलिए ये जो लेस देन का साइन मैं यहाँ पर कंसीडर कर रही थी, उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? इक्वालिटी में। क्यों? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट, फुल यूज, फुल यूटिलाइजेशन, क्या? फुल
यूटिलाइजेशन, आपको फुल यूटिलाइजेशन चाहिए रिसोर्सिस का, तो उस केस में ये लेस देन नहीं हो सकता बच्चे, लेस देन नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, लेस देन को किस में कंसीडर कर लेंगे, फुल यूटिलाइजेशन करना है तो हमें यहाँ पर क्या कंडीशन करनी पड़ेगी, इक्वालिटी फॉर्म में इसको कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ कि 29 की 29 टन्स हमारे S1 के यूज हो जाने चाहिए। इसी तरीके से S2 के भी 13 टन है, 13 के 13 टन यूज हो जाने चाहिए, कोई भी हमारे पास अनयूज नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपके पास ये बन गया साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको सोल्व करना मैंने आपको बताया है। इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स क्रैमर या मैट्रिक्स इनवर्स रूल से सोल्व कर सकते हैं। बताइए किससे सोल्व करें, मैट्रिक्स इनवर्स से करें या मैट्रिक्स क्रैमर से करें? क्रैमर से, नीचे मैम मेंशन भी है ऐसे क्रैमर। ओके, अगर मेंशन है तो हमें मैट्रिक्स क्रैमर से ही करना होगा। ठीक है, मेरे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, मुझे आपको सिखाना है, जो आपको ठीक लगे मैं वही बता सकती हूँ। चलो इसको मैट्रिक्स क्रैमर से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना होता है, AX इज इक्वल टू बी फॉर्म, जो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लेके आने के लिए होता है। तो A हमारी डाटा मैट्रिक्स होती है, B हमारी क्या होती है, जो कांस्टेंट राइट हैंड साइड में उसको रिप्रेजेंट करती है, और X हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स होती है। सबसे पहले आप वेरिएबल, आपको साफ दिख रहे होंगे, वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, जो आपको फाइंड करना है, जो अननोन है आपके लिए, जिनकी वैल्यू, बाकी तो आपके पास ठीक रहा ना, 29 हमेशा 29 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 29, 13 और 16। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में एक्स और वाई को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, एक्स वाई जेड के अलावा जो बचा है वो लिखिए ना, उसको आप उसी फॉर्म में लिख लीजिए। फर्स्ट रो में क्या है, 2, देन 3, देन 4, 1, 1, 2, और थर्ड में 3, 2, 1। ओके, ये हो गया। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ओके, डिटर्मिनेंट कीजिए, 2 इंटू, डायरेक्ट करूंगी मैं, शॉर्ट में नहीं करूंगी, 1 इंटू -4, -3 इंटू 1 इंटू -1 -6, प्लस 4 इंटू 2 -3, 2 सॉरी 1 -4 -3 -6, ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 15 और ये -4। ओवरऑल आपको मिली वैल्यू 5। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 5 आ गया। ओके, ए का निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले काम करना है A1 मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना। ओके, A1 मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को, जो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है उसको हम बी मैट्रिक्स के एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे, बाकी सेम, C2 और C3 सेम। तो कीजिए, 29, 13, 16 और 3, 1, 2 सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज। A1 आ गई। अब A1 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। तो ये आएगा आपके पास 29 इंटू 1 -4, -3 इंटू 13 -32, प्लस 4 इंटू 26 -16। ओके, सोल्व कर लेते हैं। -3 -87, ये आपके पास प्लस का आएगा 1957, और ये अब आपके पास 10 यानी +40। ओवरऑल आपके पास 30, 10, ये आ गया आपके पास A1 डिटर्मिनेंट। ओके, A1 डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब आपको निकालना है A2। A2 के लिए आप क्या करोगे,
C2 को रिप्लेस करोगे किससे, बी मैट्रिक्स से। बाकी एज इट इज 2 1 3 और ये आ गया आपका 29 13 और 16, देन 4 2 1। आई थिंक डिटर्मिनेंट अब आपको निकालना आ चुका है। तो ये A2 है इसको हम A2 लिखेंगे, ना कि A2 डिटर्मिनेंट। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आप बता सकते हो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। मैं डायरेक्ट कॉपी कर रही हूँ, मैं इसको निकाल के नहीं दिखाऊंगी। A2 का डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास 50। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, A3 मैट्रिक्स में बना के दिखा देती हूँ, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। क्या आएगा 2 1 3, फर्स्ट कॉलम एज इट इज ए मैट्रिक्स का, सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम को, ये कॉलम 3 है, इसको बी मैट्रिक्स के एलिमेंट से रिप्लेस कर दो, 29 13 और 16। कई बार बच्चे ये रिप्लेसमेंट है ना A1 या A2 में कर देते हैं, एक कॉलम को रिप्लेस करना उनको ये पता है, तो ए मैट्रिक्स में ही करनी है आपको रिप्लेसमेंट। तो यहां से अब आप फाइंड आउट कीजिए A3 का डिटर्मिनेंट्स, कैलकुलेट कीजिए तो आपके पास 20 आ जाएगा। ओके, ये सब कुछ आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो वैल्यू निकालनी है ना x y और z की। तो सबसे पहला एलिमेंट मेरे पास क्या है, x। तो x क्या होगा, A1 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को A मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, यानी A1 का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 10 और A का डिटर्मिनेंट है 5। x की अमाउंट आ गई 2, x इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, y सेकंड है, तो इसको A2 के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना। देखो सब में डिनोमिनेटर में हमारे पास A का क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट आ रहा है, इसलिए ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, हमेशा नॉन जीरो हो। तो A2 का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 15, इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, ये आ गया 3। ये आपका आउटपुट आ गया y का, सेकंड टाइप की कार का। z इज इक्वल टू A3 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट। ओके, A3 का है 20 और A है हमारे पास 5, तो Z का प्रोडक्शन कितना आ गया 4। तो X जो फर्स्ट टाइप की कार है उनका 2 यूनिट प्रोड्यूस होंगी, सेकेंड टाइप की कार का 3 और जो आपकी थर्ड है वो 4। तो ये था आपका मैट्रिक्स क्रैमर रूल से सॉल्यूशन। ओके,